हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जून फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, करंट अफेयर्स फंडा का बने मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस बने मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। और एसएससी, रेलवे, स्टेट के जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम देते हैं तो इंश्योरेंस के बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। और दोनों ही कोर्सेज आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो ये कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। What is the name of the joint military exercise between India and Mongolia? भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोमैडिक एलिफेंट। इंडियन आर्मी कंटिजेंट यानी कि भारतीय सेना का जो दल है वो मंगोलिया के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि 17th एडिशन जो है इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का, वो अब स्टार्ट होने वाला है उलन बटार मंगोलिया में। ये जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है ये हर साल कंडक्ट कराई जाती है अल्टरनेटिवली, यानी कि एक बार इंडिया में एक बार मंगोलिया में। तो इस बार मंगोलिया में हो रही है, इसका मतलब पिछली बार ये उमरोई मेघालय भारत में हुई थी जुलाई 2024 में। जो भारतीय दल गया है इसमें 45 पर्सनल गए हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है अरुणाचल स्काउट्स के द्वारा। व्हाट इज द थीम फॉर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2025? वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रेजिंग पेरेंट्स। देखिए, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। 2025 में इसका थीम है रेजिंग पेरेंट्स। What designation has been approved by Government of India for Munitions India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited and India Optel Limited? Munitions India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited और India Optel Limited को भारत सरकार द्वारा क्या दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1 जो है अप्रूव कर दिया है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के लिए। तो अब ये मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1 का दर्जा इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस होता है, इनके लिए क्या कंडीशन होती है, किन कंपनीज को दिया जाता है? ये प्रॉफिटेबल रही हो लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, और जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपये या इससे ज़्यादा का होना चाहिए एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स, must maintain a positive net worth. Which Indian state introduced the country's first Vistadome जंगल सफारी ट्रेन? किस भारतीय राज्य ने देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इंडिया की फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इंट्रोड्यूस की है और ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करता है। तो 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट, ये जो थीम है इको टूरिज्म बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसी का ये हिस्सा है पूरी परियोजना। इसका मकसद है जो दुधवा नेशनल पार्क है, जो कतरनिया घाट है और जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको एक कंबाइंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद द स्विस रोपवे मैन्युफैक्चरर बार्थोलेट मशीनबाउ AG फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोपवे? किस राज्य सरकार ने रोपवे के विकास के लिए स्विस रोपवे निर्माता बार्थोलेट मशीनबाउ AG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो देखिए, राज्य में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पिलग्रिमेज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, जहाँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एमओयू साइन किया है वर्ल्ड की जानी मानी स्विस रोपवे मैन्युफैक्चरर बार्थलेट मसिनबाऊ के साथ, जिसके जरिए तपोवन ऋषिकेश से कुंजापुरी टेम्पल नरेंद्र के बीच रोपवे चालू किया जाएगा। एक और न्यूज़ देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टेट का फर्स्ट साइकेट गार्डन इस्टेब्लिश किया है हल्द्वानी में। ठीक है, इस गार्डन में 31 डिफरेंट स्पीसीज हैं साइकेट्स की, और जिनमें से 17 थ्रेटेंड हैं। जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, मतलब उसके फंडिंग प्राप्त हुई है उसके द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस कैंपैया सोमशेखर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस कैंपैया सोमशेखर, जो कि जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के, ने चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट अपॉइंट किया है। और जो कॉलेजियम है उन्होंने रिकमेंड किया था इनका नाम, कॉलेजियम को हेड करने CJI BR गवाई उन्होंने रिकमेंड किया था इनका नाम, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस D कृष्ण कुमार थे उनका रिटायरमेंट हो गया था 21 मई को। व्हाट इज़ द न्यू ऑफिशियल नेम अप्रूव्ड फॉर गया सिटी, गया शहर के लिए स्वीकृत नया आधिकारिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गया जी। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक गया सिटी का नाम रीनेम किया है और इसको रखा है गया जी। गया जी आप जानते हैं जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट रिलीजन तीनों के लिए ही काफ़ी पवित्र स्थल है, और गया डिस्ट्रिक्ट को रामायण और महाभारत में भी मेंशन किया गया है। ये वह जगह है जहाँ राम यानी सीता और लक्ष्मण के साथ मिलकर पिंडदान किया था अपने फादर दशरथ का, और विष्णुपद टेम्पल भी यहीं पर है गया में, जहाँ पर वो लॉर्ड विष्णु के फुटप्रिंट जो है मौजूद हैं। और बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्त हुई। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द राहवीर स्कीम टू रिवार्ड दोज हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, किस भारतीय राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए राहवीर योजना शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, इन्होंने राहवीर योजना अप्रूव की है उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं जैसे एक्सीडेंट होता है, तो 25,000 रुपये इस तरह के लोगों को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। उन्हें इमीडिएट इन्फॉर्म करना होगा 108 एम्बुलेंस सर्विस को, और पुलिस उन्हें हरास नहीं करेगी। और सनातन ट्रेडिशन को भी मजबूत करने के लिए 2100 करोड़ रुपए का अप्रूव कर दिया है। आदि शंकराचार्य का स्टैचू बनेगा ओमकारेश्वर में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान, सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कामिल इद्रिस। तो सूडान के जो आर्मी चीफ एंड डिफेक्टो हेड ऑफ स्टेट हैं अब्देल फतह अल बुरहान, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल कामिल इद्रिस को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। देखिए, सूडान की कैपिटल तो खार्टूम है और साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है, ये याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, सूडान छोटा शब्द है, कैपिटल बड़ी है खार्टूम। साउथ सूडान बड़ा शब्द है लेकिन कैपिटल क्या है? छोटी है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बस याद रखना खार्टूम और जुबा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि कौन सी साउथ सूडान की है कौन सी सूडान की है। तो सूडान छोटा शब्द है यानी कि आप कैपिटल लेंगे बड़ा, साउथ सूडान बड़ा शब्द है तो आप कैपिटल लेंगे छोटी यानी कि जुबा। Who set a world record in the men's javelin F42 category at the Knoxville World Para-Athletics Grand Prix? Knoxville World Para-Athletics Grand Prix में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी है महेंद्र गुर्जर। तो भारत के महेंद्र गुर्जर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेंस जेवलिन F42 कैटेगरी में। 61.17 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री स्विट्जरलैंड में। हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है ऊपल सुचाता चुआंगश्री। थाईलैंड की हैं ऊपल सुचाता चुआंगश्री, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल जीत लिया है और ये समारोह हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। इथोपिया की हैसेड तेरेजू एडमासू, ये रनर अप रही यानी कि दूसरे नंबर पर ये रही है मिस वर्ल्ड 2025 में। चुआंगश्री को जो ताज पहनाया है वो लास्ट ईयर की जो विनर थी क्रिस्टीना साइकोवा, इन्होंने पहनाया है। जो 72nd मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट रहा
इसको होस्ट किया गया मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले द्वारा और इंडियन प्रेजेंटर सचिन कुंभार द्वारा। पिछले साल भी ये कंपटीशन भारत में ही होस्ट हुआ था। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और फाइनल 20 में पहुंच चुकी थी। उसके बाद एग्जिट मार दिया इन्होंने। 6 इंडियन वुमेन अब तक ये टाइटल जीत चुकी हैं। सबसे पहली बार रीता फारिया ने जीता था, उसके बाद ऐश्वर्या राय ने, डायना हेडन ने, युक्ता मुखी ने, प्रियंका चोपड़ा ने और मानुषी चिल्लर ने 2017 में लेटेस्ट। द कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व कनेक्ट्स विच 2 टाइगर रिजर्व्स? कुमरान भीम संरक्षण रिजर्व किन 2 बाघ रिजर्वों को जोड़ता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है कावल एंड तदोबा अंधारी। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू किए हैं जिसके तहत जो टाइगर कॉरिडोर एरिया है, जो कावल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, इसे तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से जोड़ता है। इसका नाम कर दिया गया है कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक टाइगर कॉरिडोर है, इसका ये नाम दिया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, द एरिया इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग कावल विद नॉट ओनली तदोबा बट कनारगांव, तिपेश्वर एंड चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। अभी लाइन मैंने इसमें क्यों ऐड करी, भले ही आपके इस क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, हालांकि है तो इसी का पार्ट, लेकिन आपको यहाँ पर ये तो जानने के लिए मिला कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये ऊपर की 3 सेंचुरीज कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। As per the section 36A of the Act, the state government may declare any areas owned by it, particularly in areas adjacent to the national parks and sanctuaries, and those areas which link one protected area with the another as conservation reserve for protecting landscapes, seascapes, flora and fauna and their habitat। तो उसमें बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है। What was India's economic growth rate in fourth quarter of financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 7.4%। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.4% रही है फोर्थ क्वार्टर में 2024-25 के, जबकि एक साल पहले इसी क्वार्टर में 8.4% थी। क्योंकि अब इसलिए डाउन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन और सर्विस सेक्टर इसमें स्लो देखने के लिए मिला है, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने बताया है। फाइनेंशियल 2025 पूरे के लिए यानी कि 24-25 के लिए जो जीडीपी एक्सपेंशन है ये भी 4 साल के लो स्तर पर पहुंच गया, 6.5% रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर ये 9.2% था। हालांकि जो ये फाइनल क्वार्टर की परफॉर्मेंस है आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी रही है। आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी कि 7.24% रहेगा। राइटर्स पोल के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने 6.7% की ग्रोथ बताई थी। नॉमिनल जीडीपी इस फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.8% तक बढ़ी है और 330.60 ट्रिलियन रुपीस पहुंची है। व्हाट हिस्टोरिकल माइलस्टोन डिड जोनजिन एंगमो अचीव फॉर इंडिया? जोनजिन एंगमो ने भारत के लिए कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। 29 साल की जोनजिन एंगमो जो कि ट्राइबल वुमेन है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश से आती हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा है उसको लहराया है या फहराया है और इस रिमार्केबल फीट के साथ ये फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन बन गई हैं भारत की ओर से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है या उस पर फतह हासिल की है। और ग्लोबली ये 5th इस तरह की पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वट प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग फीट हैज़ विश्वनाथ अचीव्ड? विश्वनाथ ने हाल ही में कौन सी पर्वतारोहण उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है कंप्लीटिंग द 7 समिट्स चैलेंज। अगर आप 2-3 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में जो ये माउंटेन एक्सपीडिशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये पूछते हैं कोई पर्वतारोही ने कोई रिकॉर्ड बनाया है और कंफ्यूज करके पूछते हैं ऑप्शंस में। इसलिए मैंने इस तरह के ना सिंपल नाम ना पूछ के आपसे इस तरह से पूछा है कि क्या उपलब्धि हासिल की है, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एक टीचर है ना, वो कई सालों से जो पढ़ा रहा है तो कई सारे क्वेश्चंस उसके आगे से निकलते हैं, कोई एग्ज़ाम होता है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है तो इस चीज़ को मार्क करें आप, ठीक है? ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, तो इसको याद रखिएगा कि जो माउंटेनियरिंग वाले होते हैं ना, इसने रिकॉर्ड बनाए महत्वपूर्ण होते हैं। हैदराबाद से हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति, यंगेस्ट इंडियन
और सेकंड यंगेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड में बने हैं जिन्होंने 7 समिट चैलेंज पूरा किया है, यानी कि जो हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर इन्होंने चढ़ाई की है। और जो फाइनल इनका असेंट था जो बिल्कुल लेटेस्ट से चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। व्हाट इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 34। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस जो है इंक्लूड किए गए हैं या फिर अपॉइंट किए गए हैं। एक तो हैं जस्टिस M.V. अंसारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस A.S. चांदुरकर। इन्हें शपथ दिलाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के द्वारा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी जो मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उस पर पहुंच गया है। 34 टोटल जजेस इसमें फिर से हो गए हैं और ये 9 जून तक ही केवल बने रहेंगे, क्योंकि जो जस्टिस बेला M. त्रिवेदी है इनका रिटायरमेंट है 9 जून को, तो फिर से जो संख्या है एक कम हो जाएगी, 33 हो जाएगी। कल्याण कुमार हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? कल्याण कुमार को किस बैंक के MD और CEO के पद पर अनुशंसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि आशीष पांडे को MD एंड CEO बनाया जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, कल्याण कुमार को MD एंड CEO बनाया जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है ये इंटरव्यूज़ लेती है कई कैंडिडेट्स के, फिर नेम रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की है, यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है, फिर वो इस पर अपनी रजामंदी देते हैं। पांडे और कुमार फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब नेशनल बैंक में रेस्पेक्टिवली। और जो 3 साल का टेन्योर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चीफ A. मनीमेखलाई का, इनका नेक्स्ट मंथ एंड हो जाएगा। और जो M.V. राव है MD एंड CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो टर्म है वो जुलाई 2025 में एंड हो जाएगा, इसलिए नए MD एंड CEO नियुक्त किए जा रहे हैं। विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड इन विमेंस हाई जंप एट द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पूजा। देखिए, इंडियन एथलीट है पूजा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस हाई जंप में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स जो कि गुमी साउथ कोरिया में हुई है। इन्होंने सेकंड बेस्ट 1.89 मीटर की जो है हाई जंप लगाई है और ये विन इन्होंने जीता है। सीजन बेस्ट रहा इनका ये जो जंप था। इनसे पहले बॉबी एलोयसियस ये इकलौती इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मेडल जीता था हाई जंप में एशियन चैंपियनशिप में 2000 में, और सिल्वर जीता 2002 में। एक और न्यूज़ देख लेते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से रिलेटेड। पाकिस्तान के अरशद नदीम जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रोवर में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इंडिया के सचिन यादव ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो इवेंट में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। दी डग हैमर्सजॉर्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू? डग हैमर्सजॉर्ड पदक किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पीस कीपर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह जो कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए, इन्हें डैग हैमर्सजॉर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं P. हरीश यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने ये मेडल्स रिसीव किए हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से एक सेरेमनी के दौरान। जो मिस्टर झा है ये फोर्स कमांडर ऑफ UN डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के तौर पर कार्यरत थे गोलन हाइट्स में। जो सीज फायर है इसराइल और सीरिया के बीच में उसको मॉनिटर कर रहे थे 1973 वॉर के बाद, ठीक है, और इनकी ये शहीद हो गए। जो मिस्टर सिंह हैं ये MONUSCO में सर्व कर रहे थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। जो डैग हैमर्सजॉर्ड मेडल है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मरणोपरांत दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिलिट्री पर्सनल, पुलिस या फिर सिविलियंस को जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी सेवा देते हुए अपनी जान गंवा दी। किसके नाम पर है? डैग हैमर्सजॉर्ड के नाम पर है, जो कि सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। प्लेन क्रैश के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी ज़ैम्बिया में सितंबर 1961 में। अजीम प्रेमजी वॉज फीचर्ड इन विच कैटेगरी ऑफ टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025? अजीम प्रेमजी को टाइम की 2025 की परोपकार सूची में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की किस श्रेणी में शामिल किया गया है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है टाइटन्स। टाइम मैगजीन ने 2025 की लिस्ट जारी की है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में, और इनमें एक डेविड बेकम भी है, ठीक है, और माइकल ब्लूमबर्ग भी हैं जो कि 2024 के बिगेस्ट डोनर रहे हैं, ओफ्रा विनफ्रे भी हैं, और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स भी हैं, कई वैरन बफेट भी हैं, कई लोगों के नाम है। भारत की ओर से अजीम प्रेम जी भी इस लिस्ट में हैं जो टाइटन्स कैटेगरी में रखे गए हैं। जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत भी हैं जो ट्रेल ब्लेजर्स लिस्ट में रखे गए हैं। हालांकि निखिल कामत 36 साल के हैं, यंगेस्ट इंडियन ही बने जिन्होंने गिविंग प्लेस साइन की है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज AEPC पार्टनर विद टू प्रमोट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इन द गारमेंट इंडस्ट्री। परिधान उद्योग में टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए AEPC ने किस संगठन के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके गारमेंट इंडस्ट्री में। द पार्टनरशिप एम्स टू बूस्ट द नंबर ऑफ गारमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया दैट रिसीव LEED लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंट डिजाइन सर्टिफिकेशन। जो LEED है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछना है एग्जाम में, ये याद रखना। चेयरमैन है AEPC के सुधीर शेखरी। Adani Defense and Aerospace has signed a collaboration agreement with which company to manufacture indigenous sonobuoys? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्वदेशी सोनाबॉय बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्पार्टन। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पार्टन के साथ, जो कि सब्सिडरी है एल्बिट सिस्टम्स की और एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती है। This alliance represents a crucial move towards localizing the assembly of sophisticated reactory system and advanced anti-submarine warfare solutions for Indian and international markets. Which company signed a joint venture agreement with Mahapreet for establishing green energy? किस कंपनी ने हरित ऊर्जा की स्थापना के लिए महाप्रीत के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड। तो जो NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड है, होल ओन सब्सिडरी NLC इंडिया लिमिटेड की, इसने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मुंबई में, और इसके जरिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी जो 2000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, BESS, पम्प स्टोरेज, सोलर पार्क, ये सब बनाए जाएंगे। 500 मेगावाट का बनाया जाएगा फेज 1 में और 5000 मेगावाट तक का पहुंच जाएगा फिर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। Who has recently assumed the office of Director General of Defense States? हाल ही में रक्षा संपदा के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है शैलेंद्रनाथ गुप्ता। तो शैलेंद्रनाथ गुप्ता ये डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट बनाए गए हैं। जो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, एक सिविल सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द न्यूली डेवलप्ड सतना एंड अपग्रेडेड दातिया एयरपोर्ट? नव विकसित सतना और उन्नत दतिया हवाई अड्डे किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली न्यू डेवलप्ड सतना एयरपोर्ट और अपग्रेडेड दातिया एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है मध्य प्रदेश में उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसका मकसद है कि जो रिमोट एंड रीजनल एरियाज हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो लॉन्च की थी जून 2016 उसके तहत इसको लॉन्च किया गया, और काफ़ी कम प्राइजेस रहते हैं और छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है। जॉइंटली फंडेड है ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है जून 3। अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि जर्मन फॉरेस्ट ऑफिशियल हुए हैं बैरोन कार्ल वॉन ड्राइस, इन्होंने बाईसाइकिल को इन्वेंट किया था। Which famous conservationist known for his work with the tigers of रणथंभौर passed away recently? रणथंभौर के बाघों के साथ अपने काम के लिए जाने वाले किस प्रसिद्ध संरक्षणवादी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है वाल्मीकि थापर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और सभी लगभग जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब ने अच्छे से कवर किया है इस टॉपिक को, तो ये ऑब्वियसली आप याद रखना। वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशनिस्ट रहे वाल्मीकि थापर। 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है, दिल्ली में। और रणथंभौर राजस्थान
में टाइगर्स जो है उन पर इन्होंने कभी 50 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और रणथंभौर फाउंडेशन के फाउंडर्स में से एक भी रहे हैं, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने तमिल फिल्म एक्टर राजेश का निधन हो गया चेन्नई में। सीनियर शिरोमणि अकाली दल लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम संगरूर सुखदेव सिंह डिंडसा, इनका भी निधन हो गया 89 की एज में। विच टीम वॉन द 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल? 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मेन। देखिए 2025 का जो यूएफए चैंपियंस लीग है ये 17th सीज़न था इस यूरोप के प्रीमियर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का, यूईएफए द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और पहले इसको बोला जाता था यूरोपियन चैंपियंस क्लब्स लीग, फिर इसका नाम कर दिया गया यूईएफए चैंपियंस लीग। तो 2025 में जो फाइनल खेला गया वो जर्मनी में खेला गया, फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन और इटालियन क्लब इंटर मिलान के बीच में। पेरिस सेंट जर्मेन ने 5-0 से हराया है इंटर मिलान को और अपना पहला यूरोपियन कप टाइटल जीता है। और दूसरी बार किसी फ्रेंच क्लब ने ये खिताब जीता, इनसे पहले 1993 में फ्रेंच क्लब मार्सिल ने ये खिताब जीता था। What was India's position in the medal tally at the 2025 Asian Athletics Championships? 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। देखिए भारत जो है अपना अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 26th एडिशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को कंक्लूड किया है। ये चैंपियनशिप खेली गई गुमी साउथ कोरिया में। भारत ने 8 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसी के साथ दूसरे पायदान पर मेडल टैली में भारत रहा है, पहले नंबर पर चाइना रहा। 2 नेशनल रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर बने भारत की ओर से। एक तो अनिमेश कुजूर ने बनाया मेंस 200 मीटर में, एक पारुल चौधरी ने वेमेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में। चाइना ने टेबल चार्ट को टॉप किया है 26 मेडल्स के साथ, जिसमें 15 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। जापान ने 24 मेडल्स जीते हैं, उनमें से 4 गोल्ड हैं और तीसरे पायदान पर रहा है। Who has been elected as the President of Confederation of Indian Industry for 2025-26? 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव मेवानी। राजीव मेवानी जो कि चेयरमैन सीईओ हैं ईवाई इंडिया के, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का 2025-26 के लिए। इस पोजीशन पर संजीव पुरी को रिप्लेस कर रहे हैं जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीसी लिमिटेड के। आर मुकुंदन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के, इन्हें सीआईआई प्रेसिडेंट डेजिग्नेट नियुक्त किया गया 2025-26 का। यानी कि प्रेसिडेंट डेजिग्नेट मतलब जो राजीव मेवानी है, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद आर मुकुंदन इस पोजीशन पर आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। सुचित्रा के इला को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के, इन्हें सीआईआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है 2025-26 के लिए। अकॉर्डिंग टू 2025 हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट विच सिटी इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट? 2025 हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क सिटी। 2025 में जो 4th हेनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी है ग्लोबली और 3,84,500 मिलियनियर्स हैं, 818 सेंटी मिलियनियर्स हैं और 66 बिलियनियर्स हैं यहाँ पर। दूसरे पोजीशन पर द बे एरिया है, सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली को कवर करता है ये, 3,05,700 मिलियनियर्स हैं यहाँ पर। टोक्यो तीसरे पोजीशन पर है। तो टोक्यो तीसरे पोजीशन में से मतलब एशिया में सबसे वेल्थिएस्ट सिटी कौन सी है? टोक्यो है। पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? न्यूयॉर्क है। अब अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई वेल्थिएस्ट सिटी बताई गई है। ओवरऑल टॉप 50 में अगर हम देखें तो 27वीं रैंक है इसकी और 51,000 से ज़्यादा मिलियनियर्स हैं, 25 बिलियनियर्स हैं। दिल्ली भी इस रैंकिंग में है 39th पोजीशन पर है, 31,200 मिलियनियर्स हैं, 16 बिलियनियर्स हैं दिल्ली में। ठीक है, तो भारत की ओर से टॉप 50 में केवल 2 ही सिटीज़ हैं, मुंबई और दिल्ली। टोक्यो एशिया की वेल्थिएस्ट सिटी जैसा मैंने बताया, 2,98,300 मिलियनियर्स हैं। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल, ये 50th पोजीशन पर है, इसने डेब्यू किया है इस बार इस लिस्ट में। और अगर हम कंट्री वाइज देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वेल्थिएस्ट पीपल, तो यूएस में है।
ठीक है, तो 11 सिटीज़ अपनी जगह बना पाई है टॉप 50 सिटीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स से। वेयर वॉज द इनॉग्रल इंटरनेशनल बायर सेलर मीट सक्सेसफुली कंक्लूडेड? अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अपेडा और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बिहार में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को उद्घाटन किया है, या उसका ठीक है। और इसमें बिहार की जो एग्री फूड सेक्टर है उसके लिए एक काफ़ी माइलस्टोन आप कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर एक साथ कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है इंटरनेशनल बायर्स के साथ। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस? किस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है स्टेट बैंक, एसबीएम बैंक इंडिया। एसबीएम बैंक इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया है। बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में क्या होता है, जो कोई बैंकिंग कंपनी है वो किसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करती है और कहती है कि बैंक जो है हमारे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करे। तो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उस प्राइवेट कंपनी के, और इससे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, एक कस्टमर बेस उसको प्राप्त होता है, और बैंक को क्या मुनाफा होता है, बैंक को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से। तो इसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, हाउ मच प्राइमरी फॉरेस्ट डिड इंडिया लूज इन 2024? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2024 में भारत में कितना प्राथमिक वन नष्ट हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 18,200 हेक्टेयर्स। भारत ने 18,200 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट 2024 में जो है लॉस किए हैं, यानी कि क्षति हुई है, भारत को हानि हुई है। अगर हम 17,700 हेक्टेयर्स को देखें 2023 में 17,700 हेक्टेयर्स हमने लूज़ किया, और 2024 में 18,200 हेक्टेयर्स। ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नए डेटा में बताया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ग्लोबल कोऑपरेशन है 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। 3,48,000 हेक्टेयर्स भारत ने जो ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट खोए हैं 2002 से 2024 के बीच में, यानी कि 5% ऑफ इंडियाज़ टोटल ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट, और ये 15% है इंडिया के टोटल ट्री कवर लॉस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 2019 से 2024 के बीच में भारत ने 1,03,000 हेक्टेयर्स ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट को खोया है, जो कि 14% के टोटल ट्री कवर लॉस इन दोज ईयर्स। 2001 से 2024 के बीच में असम ने हाईएस्ट ट्री कवर्ड लॉस रिपोर्ट किया है 3,40,000 हेक्टेयर्स का, जो कि नेशनल एवरेज 67,900 हेक्टेयर से अधिक है, काफ़ी अधिक है। भारत ने 16,900 हेक्टेयर्स ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट 2022 में खोए, 18,300 हेक्टेयर 2021 में, 17,000 हेक्टेयर 2020 में, 14,500 हेक्टेयर 2019 में। What is ICRA's projected GDP growth rate for the full fiscal year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ICRA की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। तो ICRA ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 6.9% बताई है, जो मार्च 31 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए, और पूरे 2024-25 फिजिकल के लिए 6.3% बताई है। NSO ने जो 6.5% ग्रोथ बताई है फाइनेंशियल 2025 के लिए, तो वो अचीव करने के लिए जो GDP ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर में या फिर मार्च क्वार्टर में वो 7.6 होनी चाहिए। Which bank recently decided to offload its entire stake in India SME Asset Reconstruction Company Limited? हाल ही में किस बैंक ने इंडिया SME Asset Reconstruction Company Limited में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया SME Asset Reconstruction Company Limited के साथ, जहाँ पर ये इस कंपनी में अपने कंप्लीट स्टेक ऑफलोड करेगा, डाइवेस्ट करेगा 34.04 रुपीज़ में। ठीक है, तो 2.09 करोड़ शेयर्स ये सेल कर रहा है 16.29 रुपीज़ ईच के वैल्यू के हिसाब से। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप? किस भारतीय संगठन ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप का विकास किया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL जिसे कहते हैं। इंडिया की इंडिजियसली डेवलप्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटाइप जिसे डिज़ाइन किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा, इसने सक्सेसफुली प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट अपना कंप्लीट किया है सर्टिफाइड ऑटो पायलट सिस्टम को यूज़ करते हुए, यानी कि ऑटो पायलट मोड पर ये चला है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है ये सोलर पार्ट है, अनमैन्ड स्ट्रेटोस्फेरिक एयरक्राफ्ट यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में घूमता है ये, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ऑटो पायलट है ये। 17 से 22 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर घूमता है ये, यानी कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम और सैटेलाइट के बीच का जो गैप है उसे कम करता है। ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चालाकिरी चित्रदुर्ग में इसको टेस्ट को किया गया है। तो एक तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह ये कार्य कर रहा है, ठीक है। मौसम के बारे में भी जानकारी दे रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी दे रहा है उस एरिया में घूमकर। Which Indian state became the first to make robotics education mandatory for all class 10 students? कौन सा भारतीय राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों की रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने रोबोटिक्स एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो 10th ग्रेड ICT टेक्स्ट बुक में जो 6th चैप्टर है उसका टाइटल रखा गया है द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स, ठीक है। तो अब रोबोटिक्स की भी जानकारी बच्चों को मिलेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है अनिल कुंबले। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन अनिल कुंबले को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। एक जाने माने वाइल्ड फोटोग्राफर भी हैं अनिल कुंबले, ठीक है। तो शुरू से इनको लगाव भी है वाइल्ड लाइफ से और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। 619 विकेट्स लिए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ऑल टाइम पूरे वर्ल्ड में। 2008 में रिटायर हुए थे। इनका निकनेम है जंबो, ठीक है। आप अगर इनकी बॉलिंग स्टाइल देखेंगे ज़्यादा स्विंग कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा टर्न नहीं होती थी लेकिन स्पीड के साथ जाती थी और बाउंस अच्छा मिलता था, ठीक है। तो जंबो जेट की तरफ फास्ट रहती थी, इसलिए उनको जंबो बोलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट वॉन एन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड? किस भारतीय मूल के कलाकार ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है राजा कुमारी। इंडियन ओरिजिन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड रैपर राजा कुमारी, इन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है और एर्केन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है जिन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। द महाविस्तार ऐप फॉर फार्मर्स वर लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? किसानों के लिए महाविस्तार ऐप किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। तो खरीफ सीजन से पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने महाविस्तार जो कि एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। रियल टाइम अपडेटेड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। द ऐप विल सर्व एज अ डिजिटल असिस्टेंट ऑफरिंग गाइडेंस ऑन क्रॉप पैटर्न, फर्टिलाइजर यूज, वाटर मैनेजमेंट और भी जो क्रिटिकल फार्मिंग प्रैक्टिस है उनसे संबंधित। Which district has become the first in India to meet 100% of its power demand with solar energy? कौन सा जिला अपनी बिजली की 100% मांग सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है दीव। दीव फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया में जो कंप्लीट अपनी पावर डिमांड सोलर एनर्जी से पूरी करता है, यानी कि 11.88 मेगावाट की कैपेसिटी सोलर एनर्जी से ही प्राप्त होती है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से एक दीव भी है, ठीक है। जो ये दीव डिस्ट्रिक्ट है ये दीव आइलैंड से मिला है और 2 और छोटे छोटे से हैं यहाँ पर, जिम्बोर और गोगोला। Who has recently assumed charge as the 18th commander in chief of the Andaman and Nicobar Command? हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ये 18th कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के। और अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है ये श्रीविजयपुरम में स्थित है। ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सब यहीं से ऑपरेट करते हैं। एक और अपॉइंटमेंट जान लीजिए, एयर मार्शल मनीष खन्ना ये सदर्न एयर कमांड के चीफ बनाए गए हैं। Who has recently been appointed as aide de camp to the President of India from the Indian Navy?
हाल ही में भारतीय नौसेना से भारत के राष्ट्रपति के सहयोगी टी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी इंडियन नेवी से हैं। ये AD कैंप बनाई गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और ये पहली बार है जब कोई विमेन ऑफिसर इंडियन नेवी से ADC यानी कि AD कैंप बनाई गई हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं। ADC का रोल क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है प्रेसिडेंट और जो अलग अलग आर्म्स हैं, मतलब जो आर्म्स इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके बीच में स्टाफ वर्क और ऑफिशियल प्रोटोकॉल, इन सब के लिए प्रेसिडेंट को जो है 5 तरह के AD कैंप प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 आर्मी से और 1 नेवी से, 1 एयरफोर्स से। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफिसर्स चूज़ कर सकते हैं किसी भी आर्म फोर्सेस से अपनी मर्जी के हिसाब से। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड योगा पॉलिसी? कौन सा भारतीय राज्य योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो आप जानते हैं कि पहला राज्य उत्तराखंड ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला, और अब पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जिसने एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड को एक ग्लोबल सेंटर फॉर योगा एंड वेलनेस बनाने की ओर ये कदम उठाया गया है। 5 नए इंटरनेशनल योगा हब्स बनाए जाएंगे, एक जागेश्वर में, मुक्तेश्वर में, व्यास वैली में, टिहरी लेक में और कोलीडेक लेक में। योगा सेंटर्स जो हिल रीजन में इस्टेब्लिश किए जाएंगे वहाँ पर 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेगा। जो प्लेन से बनाए जाएंगे वहाँ पर 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 10 लाख रुपए तक का ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की ओर से दिया जाएगा। What is the total amount Asian Development Bank aims to mobilize under its 5-year urban infrastructure plan for India? एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपनी 5 वर्षीय शहरी अवसंरचना योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है $10 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा, इन्होंने 5-year प्लान अनाउंस किया है जिसके जरिए भारत का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए $10 बिलियन तक मोबिलाइज किए जाएंगे, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी कैपिटल, और कई तरह के कार्यों पर ये फंड यूटिलाइज किए जाएंगे। मेट्रो एक्सपेंशंस, न्यू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन चैलेंज फंड। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ल्यूमिनस लूमर दाई लिटरेरी अवार्ड 2025? ल्यूमिनस लूमर दाई साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है रामचंद्र चूतिया। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, इन्होंने ल्यूमिनस लूमर दाई लिटरेरी अवार्ड 2025 जाने माने ऑथर रामचंद्र चूतिया को दिया है, और जो लूमर दाई हैं उनके नाम पर ये अवार्ड है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में काफ़ी बड़ा नाम है, और ये अवार्ड दिया गया है तेजपुर MLA पृथ्वीराज रवा के द्वारा। इस अवार्ड में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। Which university has signed an MOU with Hockey India to support hockey players' education? किस विश्वविद्यालय ने हॉकी खिलाड़ियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। देखिए, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हॉकी इंडिया के साथ, जिसके तहत एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी हॉकी प्लेयर्स को इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल्स पर। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू जो एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है वो ये एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम एथलीट्स के लिए लॉन्च करेगी, और 100% तक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी चैम्प्स इनिशिएटिव के तहत, यानी कि सेलिब्रेटिंग हीरोज़ विद एमिटी मेरिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगी अपनी 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हु विल हैड द न्यूली फॉर्म्ड पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड? नवगठित भुगतान विनियामक बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए है RBI गवर्नर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 6 मेंबर की पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है, ताकि हमारे देश में जो पेमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज किया जा सके। और ये जो बोर्ड है ये एटलीस्ट 2 बार 1 साल में मीटिंग करेगा, और इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करेंगे। इसमें 3 नॉमिनीज सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, RBI के डिप्टी गवर्नर इंचार्ज होंगे पेमेंट सिस्टम के, एक RBI ऑफिसर भी नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। जो RBI गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और नॉमिनेट RBI ऑफिसर हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इस बोर्ड के।
यानी कि ये तो रहेंगे ही इस बोर्ड में। और ये न्यू बोर्ड जो एग्जिस्टिंग, जो फिलहाल कौन सा बोर्ड कार्य कर रहा है इसके आगे के लिए, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको रिप्लेस कर रहा है। हर एक मेंबर के पास 1 वोट होगा और मेजोरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। यदि इक्वालिटी ऑफ वोट्स आता है तो जो चेयरपर्सन है यानी कि आरबीआई गवर्नर या फिर उनकी एब्सेंस में जो डिप्टी गवर्नर है वो अपना वोट करेंगे, उससे फिर डिसाइड होगा। What was the total value of outward remittances under the liberalized remittance scheme in financial year 25? वित्त वर्ष 2025 में उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत कुल विप्रेषण कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 29.56 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया में जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, इसमें 6.85% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 में 29.56 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचा है, जबकि फाइनेंशियल 24 में ये ऑल टाइम हाई पहुंच गया था 31.73 बिलियन यूएस डॉलर का। तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, डोमेस्टिक इनकम ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक सी गई है, उस कारण ये गिरावट देखने के लिए मिली है। मार्च 2025 में जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज यानी कि भारत से जो बाहर रेमिटेंस किया वो 10.65% ईयर ऑन ईयर रहा, बढ़ा है और 2.55 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से। मोस्ट एलआरएस कंपोनेंट्स पोस्टेड ग्रोथ, ज़्यादातर जो एलआरएस कंपोनेंट्स उन्होंने ग्रोथ देखी। वहीं रेमिटेंसेस फॉर स्टडीज अब्रॉड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें डिक्लाइन देखने में, यानी कि स्टडीज़ जो लोग बाहर कर रहे हैं उनके लिए पैसा भेजने में कमी दिखी है, मेडिकल ट्रीटमेंट में कमी दिखी है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। जो रेमिटेंस है वो लगभग 25,000 यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर रेमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था 2,50,000 यूएस डॉलर तक। What recent change has Bangladesh made to its बैंक नोट्स? बांग्लादेश ने अपने बैंक नोटों में हाल ही में क्या परिवर्तन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रिप्लेस्ड ह्यूमन पोर्ट्रेट्स विद लैंडस्केप्स एंड लैंडमार्क्स। बांग्लादेश ने नए बैंक नोट्स इशू किए हैं। इसमें जो इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, उनकी फ़ोटो को हटाया जा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जो रही हैं जिन्हें अब बाहर निकाल दिया गया है, शेख हसीना उनके फादर थे। तो जितने भी बैंक नोट्स हैं उनमें लेट शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो रहती थी अब तक। 1971 का जो लिबरेशन वॉर था, ठीक है, उसकी अगुवाई उन्होंने की थी और उसके बाद फिर बांग्लादेश के सोल्जर्स ने उन्हें असैसिनेट कर दिया था। लगभग पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया था। केवल शेख हसीना बची थी और इनकी एक बहन बची थी। तो अब जो नई सीरीज़ के जो नोट्स आ रहे हैं इसमें कोई भी ह्यूमन पोर्ट्रेट नहीं होगा। नेचुरल लैंडस्केप्स दिखाए जाएंगे, ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स दिखाए जाएंगे, हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स दिखाए जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए जाएंगे। और जो आर्ट वर्क है, लेट पेंटर यहाँ के जो पेंटर रहे हैं जैनुलब्दीन, उनके आर्ट वर्क को दिखाया जाएगा। बंगाल फेमाइन जो हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के तहत, उसको दिखाया जाएगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट माहौत विलेज इनोग्रेटेड? भारत का पहला महावत गांव कहाँ खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप। जो माहौत होते हैं ये बोलते हैं जो एलिफेंट को देखते हैं ना, एलिफेंट का जो पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण कह सकते हैं, या फिर जो एलिफेंट जो चलाते हैं, जो रखते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो पहली बार 44 घर बनाए गए हैं एलिफेंट के जो महावत हैं उनके लिए। इसे महावत हाउस बोला जा रहा है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप तमिलनाडु में 5.6 करोड़ रुपए की लागत से। जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आता है। और जो थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप है ये ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया में। फिलहाल 27 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर। हु वॉन 2025 मोनाको ग्रां प्री? 2025 मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस ने 2025 मोनाको ग्रां प्री जीता है। नॉरिस ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो फार्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए रेसिंग करते हैं। A team of researchers from around India has found that xerosite could serve as a natural geological clock on which planet? भारत भर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया है कि xerosite किस ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी के रूप में काम कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मार्स। तो xerosite एक येलो ब्राउन मिनरल है जिसमें पोटेशियम, आयरन और सल्फेट पाया जाता है। रिसर्चर्स ने पाया है कि एक नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य कर सकता है मार्स पे, यानी कि
मार्स की जो उत्पत्ति है या फिर किस तरह से वहाँ पर घटना चक्र हुआ है उसके बारे में ये बता सकता है, कैसे वोल्केनोज बने, कैसे वहाँ पर जो प्लेन रीजन है वो बना, सब कुछ के बारे में बता सकता है, क्या क्या टाइम पीरियड उनका रहा है। तो भारत से जो है रिसर्चर्स ने 6 जेरोसाइट सैंपल्स लिए हैं कच्छ गुजरात से और उनको टेस्ट किया है और वो जो मार्स जो मंगल का जो टेरेन है उससे काफ़ी सिमिलर है। जेरोसाइट कॉमन है मार्स पर भी और रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि जो फ्यूचर रोवर्स हैं उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। NIT Calicut has joined which Indo-European network of technical institutions? NIT Calicut तकनीकी संस्थानों के किस इंडो यूरोपियन नेटवर्क में शामिल हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, हेरिटेज नेटवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इसने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है नॉर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निक यूनिवर्सिटी बर्लिन के साथ, और साथ ही हेरिटेज नेटवर्क में भी ये शामिल हुआ है जो कि एक इंडो यूरोपियन नेटवर्क है 30 लीडिंग टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो एक्सप्लोर्ड कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर पैकेजिंग रिसर्च विद द चिप इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी सेंटर इन द नीदरलैंड्स। द इमर्जिंग पार्टनरशिप्स align closely with several national research and development missions, particularly in advanced electronics and high-tech manufacturing. Who has been sworn in as the president of Ecuador? इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डैनियल नोबोवा। डैनियल नोबोवा इक्वाडोर के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट हैं। ये अब ऑफिशियली फर्स्ट फुल टर्म के लिए नियुक्त हुए हैं, शपथ ली है। इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इन वट ईयर वॉज द कोंकण रेलवे एस्टेब्लिश्ड? कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 1990। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्री हो गया है कि ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंडियन रेलवे के साथ मर्ज होने देगा। गोवा, कर्नाटक और केरल ऑलरेडी इस मर्जर को अप्रूव कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र का जो ये क्लियरेंस है इसके साथ अब पूरी तरह से कोंकण रेलवे इंडियन रेलवे के साथ मर्ज हो जाएगा। कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई थी और जो वेस्टर्न घाट से वहाँ पर रेलवे लाइंस को बिछाने का कार्य इसको दिया गया था। एक जॉइंट वेंचर था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51% स्टेक थे, महाराष्ट्र की 22%, कर्नाटक की 15%, गोवा एंड केरल के 6% ईच। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट अनवील्ड बाय NLC इंडिया लिमिटेड? NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा अनावरण किए गए नए शुभंकर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, नियॉन। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने नया मास्कोट अपना अनवेल किया है, इसका नाम है नियॉन, या एक लायन है ये। हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इन कोलकाता? कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने नई बिल्डिंग इनॉग्रेट की है वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कोलकाता की। ये जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ही आता है और 7 लैबोरेटरीज हैं इस तरह की भारत भर में, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे में। Who was awarded the player of the match in the IPL 2025 final won by Royal Challengers Bengaluru? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा जीते गए IPL 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कृणाल पांड्या। 2025 इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, 22 मार्च से 3 जून 2025 तक चला। IPL 18 भी कह सकते हैं या फिर टाटा IPL 2025 भी कह सकते हैं। तो ये इंडियन प्रीमियर लीग का 18th एडिशन था। 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 74 मैचेस खेले गए। आप सभी जानते हैं IPL हर साल होता है, 2008 में पहला एडिशन इसका हुआ था। जो फाइनल की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता है इन 18 सालों में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन है रजत पाटीदार और पंजाब किंग्स के कैप्टन है श्रेयस अय्यर। कृणाल पांड्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण। बेंगलुरु को एज अ विनर 20 करोड़ रुपए मिले हैं ट्रॉफी के साथ और पंजाब रनर अप रहा है, इसको 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑरेंज कैप यानी कि सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है टूर्नामेंट में उसे ऑरेंज कैप दी जाती है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट फोर्स, ये सभी अवार्ड्स एक ही प्लेयर को दिए गए हैं, साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के।
पर्पल कैप जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है उसे दिए जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है, गुजरात टाइटंस से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से, इन्हें दिया गया। टीम फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। मोस्ट सिक्सेस निकोलस पुरन लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर हैं। ग्रीन डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस। और कैच ऑफ द सीजन कमिंडू मेंडिस सनराइजर्स हैदराबाद। व्हाट इज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 5 जून। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ये 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते आ रहा है 1973 से ही। 2025 में इस इवेंट को होस्ट कर रहा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दूसरी बार है जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहा है। पहली बार 1997 में इन्होंने किया था, तब थीम था फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और अगर हम अब 2025 की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है एंडिंग टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। Which Indian state has become the second state of the country to cross the nationally prescribed 95% benchmark for full literacy? कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि गोवा फुली लिटरेट बन चुका है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। और इस प्रोग्राम के तहत भारत 2030 तक फुल लिटरेसी प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है। इस तरह से गोवा हमारे देश में मिजोरम के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने 95% लिटरेसी प्राप्त कर ली है। तो यही बेंचमार्क है फुल लिटरेसी का, 95% लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात करें, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा चलाई जाती है। 2022 से 2027 तक का टाइम पीरियड है। और इसमें जो अडल्ट हैं, जो 15 साल या उससे ऊपर के हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको टारगेट किया गया है। 5 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के: फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। Who was conferred the Global Indian of the Year award by the Canada India Foundation? Canada India Foundation द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सदगुरु। स्पिरिचुअल लीडर और ईसा फाउंडेशन फाउंडर सदगुरु, इन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है कैनेडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। जो ह्यूमन कंसाइजनेस इन्होंने रेस की है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जो प्रमोट की है, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इनको $50,000 कैनेडियन डॉलर कैश प्राइज दिया गया है, और इन्होंने ये प्राइज कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव को डेडिकेट किया है, जिसका मकसद है जो कावेरी रिवर है उसको रिवाइटलाइज करना, उसके आसपास जो लोग रहे हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना और ट्री प्लांटेशन करना रिवर बेसिन पर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव किससे संबंधित है। विच फॉर्मर टेनिस प्लेयर रिसीव्ड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025? किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेरेना विलियम्स। फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स, इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस फॉर स्पोर्ट्स 2025 प्रदान किया गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है स्पेन में दिए जाने वाला, और जो अलग अलग फील्ड्स में जो एक्सीलेंस दिखाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में या फिर और भी कोई, उनमें दिया जाता है। तो 73 कैरियर सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीते हैं सेरेना विलियम्स में, जिसमें 23 ग्रैंड स्लैम्स भी हैं, और 50,000 यूरो का प्राइज इसमें दिया जाता है। और वन ऑफ द 8 एनुअल प्राइजेज हैं, अलग अलग एरियाज में दिया जाता है, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, और ये स्पोर्ट्स हो गया आपका। हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पोलैंड? पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैरोल नावरोकी। कैरोल नावरोकी, इन्होंने पोलैंड के जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन है इनको जीत दिया है। पोलैंड की बात करें, कैपिटल वार्सा है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो अब तक थे वो एंड्रेज डूडा थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। अब कौन है? कैरोल नावरोकी। विच इंडियन स्टेट्स टूरिस्ट डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द बोधि यात्रा?
किस भारतीय राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा का आयोजन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट बोधि यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 जून से 7 जून के बीच में मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की बात करें तो ये इंडिया और 5 आसियान कंट्रीज के बीच में कोलेब्रेशन है। 5 आसियान कंट्रीज कौन सी? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो मिलकर ये टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं। हु लॉन्च द बैटरी आधार प्रोजेक्ट इन 2025 में बैटरी आधार परियोजना किसने शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बैटरी समिट 2025 में नई दिल्ली में। तो भारत की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड बैटरीज होंगी उनकी एक डिजिटल आईडी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो जितनी भी लोकली मेड बैटरी है उनके पैक पर डिजिटल आईडी लगी होगी, उससे आपको पता चल पाएगा उसका ओरिजिन, कंपोजिशन, सर्टिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। Which institute signed an MOU with Singapore Institute of Microelectronics for Semiconductor Technology? किस भारतीय संस्थान ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के लिए सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT खड़गपुर। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और सिंगापुर का जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने MOU साइन किया है। और सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 जो कि सिंगापुर में हुआ, इसी के दौरान ये MOU साइन किया गया है। द MOU ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्टीज इन एरिया सच एज पोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एंड एडवांस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज, हेटेरोजेनियस इंटीग्रेशन, चिप पैकेजिंग, AI ड्रिवन हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स, क्वांटम डिवाइसेस, फोटोनिक सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी डायग्नोस्टिक्स। तो इन सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन पर ध्यान दिया जाएगा। Where was the International Air Transport Association's 81st Annual General Meeting held? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग है इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। लास्ट AGM भारत में हुई थी 42 साल पहले 1983 में, और अब 2025 में भारत होस्ट कर रहा है। 16 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। IATA की बात करें, ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में हवाना, क्यूबा में। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस इसके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सी केयर्स वर्जन 2.0 इज अ वेब पोर्टल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सी केयर्स संस्करण 2.0 किस संगठन का वेब पोर्टल है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, CMPFO। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी, इन्होंने सी केयर्स वर्जन 2.0 लॉन्च किया है जो कि CMPFO का वेब पोर्टल है। डेवलप एंड डिज़ाइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा। CMPFO यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम्स हैं कोल सेक्टर वर्कर्स के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट ये करता है। द करंट वर्जन ऑफ द पोर्टल इज डेवलप्ड विद एन एम टू स्ट्रीमलाइन द PF पेंशन डिस्बर्समेंट बाय ब्रिंगिंग द कोल वर्कर्स, कोल मैनेजमेंट एंड CMPFO ऑन टू यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि सभी लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। Where is Indian Institute of Corporate Affairs setting up its first regional campus in Northeast? Indian Institute of Corporate Affairs नॉर्थ ईस्ट में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, शिलोंग। तो देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है। इसने 5 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया है न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में अपने फर्स्ट एवर रीजनल कैंपस के लिए। 14.95 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट PMDY के तहत ये शिलोंग कैंपस बनाया जा रहा है। Which Indian shipbuilder has signed an MOU with Norway's Kongsberg Oslo to build India's first polar research vessel? किस भारतीय जहाज निर्माता ने भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए नॉर्वे के कोंग्सबर्ग ओस्लो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड।
देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने एमओयू साइन किया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। और माफ़ कीजिएगा, कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग ओस्लो के साथ एक एमओयू साइन किया है। और इस एमओयू के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल है वो भी मौजूद रहे। तो इसके तहत भारत फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा इंडियंसली, यानी कि भारत में ही बनेगा। द एमओयू बिटवीन जीआरएससी एंड कोंग्सबर्ग marks an important milestone for India's shipbuilding sector as it will receive design expertise for developing the polar research vessel। तो जो ये नॉर्वे की संस्था है ये डिज़ाइन में गाइड करेगी भारत को बनाने के लिए। और जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है ये अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी। हु इनोग्रेट द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। तो इसका मकसद वही रहा कि जो यंग वॉइसेस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लीडर्स हैं, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर्स के लिए उनको उत्साहित करना या फिर उनको प्रेरित करना। राहगिरी फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड गुरुजल एंड नागारो के साथ मिलकर। द रीजनल वर्कशॉप अंडर स्टेट सपोर्ट मिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग इन देहरादून उत्तराखंड इन कोलेबोरेशन विद विच स्टेट लेवल बॉडी। नीति आयोग द्वारा किस राज्य स्तरीय निकाय के सहयोग से देहरादून उत्तराखंड में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है सेतु आयोग। वन डे रीजनल वर्कशॉप अंडर स्टेट सपोर्ट मिशन संपन्न हुई देहरादून उत्तराखंड में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नीति आयोग द्वारा, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु आयोग गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ मिलकर। तो सेंट्रल सेक्टर इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ये पहली वर्कशॉप थी रीजनल लेवल पर जो देहरादून उत्तराखंड में हुई है। Which entity has received Competition Commission of India approval to acquire 9.99% stake in IDFC First Bank? किस संस्था को IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी है जिसके तहत 9.99% पेड ऑफ शेयर कैपिटल करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV एक्वायर कर सकता है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। नीदरलैंड्स की है ये कंपनी और इसके जो मेजर इन्वेस्टर है वो वारबर्ग पिंकस LLC है, एफिलिएट कंपनी है इसकी है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस भारत जेन सपोर्ट्स AI सॉल्यूशंस इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरकार द्वारा वित्त पोषित भारतीय भाषाओं के लिए मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन कितनी भारतीय भाषाओं में AI समाधान प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 22। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत जेन को लॉन्च किया। भारत जेन क्या है? इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजिनसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए और इसको भारत जेन समिट में आयोजित इसको लॉन्च किया गया। यानी कि जैसे चैट GPT है ना, उसी तरह से भारत जेन है। आप इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अपना सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करता है। आपकी जो भी क्वेरी है, टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत इसको डेवलप किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IOE के थ्रू IIT बॉम्बे में। Who was elected as the president of the UN General Assembly's 80th session? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है अन्नालेना बेरबॉक। तो जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही हैं अन्नालेना बेरबॉक। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80th सेशन होगा उसकी प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। फर्स्ट वुमेन है वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से जो इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई है और ओवरऑल 5th वुमेन है जो इस तरह के जो जनरल असेंबली के सेशन होते हैं उसकी अध्यक्षता करेंगी।
बेसिकली जो प्रेसिडेंसी है वो वर्ल्ड के 5 रीजनल ग्रुप्स में रोटेट होती है, जैसे अफ्रीकन, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। जो ये मिस बेरबॉक है ये UN80 इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाएंगी। UN80 इनिशिएटिव जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस इनके द्वारा मार्च में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है यूनाइटेड नेशंस की जो एफिशिएंसी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाना, क्योंकि कई तरह के फाइनेंशियल और ऑपरेशन चैलेंजेस यूनाइटेड नेशंस फेस कर रहा है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं इनको जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा वोट करके ही ईयरली बेसिस पर नियुक्त किया जाता है। In which district of Uttarakhand was the Indian Army's first FM radio station inaugurated? उत्तराखंड के किस जिले में भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। देखिए, इंडियन आर्मी ने पहली बार FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है अपना, वो भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इन आर्मी सेंट्रल कमांड अनिंद्या सेनगुप्ता के द्वारा। तो इससे क्या है, जो इंडियन आर्मी और जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके बीच में एक अच्छे संबंध बनेंगे, गुडविल बढ़ेगी और ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया है पंचशूल पल्स। 88.4 FM पर यह ब्रॉडकास्ट होगा इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पर। विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ 2025? कौन सा स्टार्टअप 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रूल्स। तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नेस्ले, इसने माइनॉरिटी स्टेक्स लिए हैं इंडियन पेट फूड कंपनी रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड में, अनडिस्क्लोज्ड सब में। नेस्ले आप जानते हैं मैगी, किटकैट ये सब बनाती है। और अब जब इसने माइनॉरिटी स्टेक लिए हैं रूल्स में तो इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गई। इसका मतलब ये यूनिकॉर्न बन गया है। तो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न है 2025 में। इससे पहले हमने देखा था इस साल नेट्रोडाइन बना पहला यूनिकॉर्न 2025 में, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनी पोर्टर बनी दूसरी यूनिकॉर्न। विच कंट्रीज हेनरी क्लासन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका। तो हेनरी क्लासन जो कि साउथ अफ्रीकन बैटर रहे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से 34 की एज में। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं ये। और साउथ अफ्रीका को इन्होंने 4 टेस्ट मैचों में, 60 वनडे इंटरनेशनल में और 58 T20s में रिप्रेजेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से। 149 मैचेस इन्होंने अपने देश के लिए खेले हैं। हु वॉन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन साउथ कोरिया? साउथ कोरिया में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ली जाई म्यूंग। तो ली जाई म्यूंग फॉर्मर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, लीडर हैं साउथ कोरिया की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्नैप इलेक्शंस जीत लिए हैं और साउथ कोरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट अभी होंगे अगले 5 सालों के लिए। तो ये स्नैप इलेक्शन यहाँ पर हुए थे क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ के थे यून सुक योल, इनको इम्पीच कर दिया गया था, ऑफिस से हटा दिया गया था 4 अप्रैल 2025 को। स्नैप इलेक्शन मतलब जब आपका इस इलेक्शन का शेड्यूल है उससे पहले ही आपको इलेक्शन कराने पड़े। जैसे हमारे यहाँ 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, फिर और कोई वजह हो गई तो इलेक्शन को 3 साल में ही कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। चाइना's Tianwen-2 is targeted to collect samples from which asteroid? चीन के Tianwen-2 को किस क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए लक्षित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 2016 HO3। चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका मकसद है जो मार्स के करीब एक एस्ट्रॉइड है उससे सैंपल्स लेकर ये वापस आएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है Tianwen-2। तो सदर्न चाइना से इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। एस्ट्रॉइड का नाम है 2016 HO3। तो यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वापस आएगा। और जो मेन बेल्ट कॉमेट है 311P इसको एक्सप्लोर करेगा। चाइना 3 क्रूड तियांगोंग जिसे हेवनली पैलेस भी बोलते हैं, इस तरह का स्पेस स्टेशन भी ऑपरेट कर रहा है। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है ना वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी
जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री ब्रांच है, ये ऑपरेट करती है। व्हाट डज ध्रुव स्टैंड फॉर? ध्रुव का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत आता है, इसने ध्रुव नाम से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है। ध्रुव का मतलब है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जिसका मकसद है नेशनल लेवल पर एक डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। इससे पहले हमने देखा था कि डिजी पिन भी लॉन्च किया गया है, तो उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज, इंटरऑपरेबल एंड कंसेंट बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं गवर्नेंस के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ध्रुव एम्स टू empower citizens with ownership and control over their address data, support seamless integration of location-based services across sectors, promote interoperability and innovation in address-based service delivery, enhance efficiency in logistic and emergency response। DGPN की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। Which organization successfully erected India's first ever 33.33 मीटर लॉन्ग यू गर्डर? किस संगठन ने भारत का पहला 33.33 मीटर लंबा यू गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने जनरल कंसल्टेंट इयन और कॉन्ट्रैक्टर L&T के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट एवर 33.33 मीटर लॉन्ग यू गर्डर इरेक्ट किया है रामपुरम में, और ये फेज़ 2 के तहत बना गया है। चेन्नई मोफोसिल बस टर्मिनल को सोलिनागुर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है कि इस तरह का गर्डर लॉन्च किया गया है। नॉर्मली जो ट्रैफिक जंक्शन होता है या फिर यू टर्न होता है, वहाँ पर स्टील गर्डर को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर L&T के हेडक्वार्टर सामने यही है जहाँ पर यूज़ किया गया है। स्टील के बदले CMR ने लॉन्ग यू गर्डर लॉन्च किया है। Indian President Draupadi Murmu has promulgated the ordinance to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 in order to implement 85% reservation in Ladakh। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में 85% आरक्षण लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया जा सके, ताकि लद्दाख में 85% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जा सके, एक्सक्लूडिंग 10% फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। होम मिनिस्ट्री ने J&K रिविजन एक्ट 2004 को अमेंड किया था लद्दाख के संदर्भ में, और ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एक टेम्परेरी लॉ होता है। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन ना चल रहा हो तब प्रेसिडेंट इसको प्रोमोलगेट करती है, जब इमरजेंसी हो कोई ऐसे कि हाँ अभी कोई कानून लाना है। और यह ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको प्रोमोलगेट किया जाता है। और जैसे पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनता है ना, सेम वही पावर होती है इस ऑर्डिनेंस की भी। हालांकि ये टेम्परेरी होता है, इसको अप्रूव करना पड़ता है जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है। तो जैसे पार्लियामेंट का सेशन हुआ 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट इसको डिसअप्रूव कर देती है तो फिर ये डिसअप्रूव ही हो जाता है। तो प्रेसिडेंट भी इसको विड्रॉ कर सकती है अपने ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम। हु डिड इंडियाज किदाम्बी श्रीकांत लूज टू इन द फाइनल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2025? भारतीय किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर 2025 के फाइनल में किससे हार गए? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, ली शाई फेंग। किदाम्बी श्रीकांत चाइनीज ओपोनेंट ली शाई फेंग से हार गई मलेशियन मास्टर्स 2025 के फाइनल में, और इस तरह से ये रनर्स अप रहे हैं और टाइटल जीता है ली शाई फेंग ने। वर्ल्ड नंबर 4 प्लेयर है और इनका मेड इन मलेशिया मास्टर्स टाइटल है। नीरज चोपड़ा रिसेंटली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी? नीरज चोपड़ा हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑडी इंडिया। भारतीय स्टार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ये ऑडी इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। ऑडी जर्मन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, लग्जरी व्हीकल्स बनाती है, जर्मनी में हेडक्वार्टर्स है, फॉक्सवैगन ग्रुप की सब्सिडरी है। चोपड़ा ने हाल ही में दूसरा स्थान प्राप्त किया था जेनुस सोसिन की मेमोरियल मीट में, जो कि पोलैंड में हुआ। इससे पहले 90 मीटर का मार्क भी इन्होंने क्रॉस किया पहली बार दोहा डायमंड लीग में, वहाँ भी सेकंड नंबर पर रहे, पहले नंबर पर जूलियन वेबर रहे। विच प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन सुमित टप्पू?
सुमित टप्पू को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ फीजी कंपेनियन। मुंबई बेस्ड फीजी बॉर्न सिंगर एंड ह्यूमैनिटेरियन सुमित टप्पू, इन्हें फीजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी दिया गया है। जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन्होंने किया है अपने म्यूजिक के लिए, इनको इस दिया गया है। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, ऐसे फीजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी दिया जाता है। Which company has partnered with the Port of Rotterdam Authority to establish a green fuel corridor linking India with Northwestern Europe? किस कंपनी ने भारत को उत्तर पश्चिमी यूरोप से जोड़ने वाले हरित ईंधन गलियारे की स्थापना के लिए पोर्ट ऑफ रोटरडैम अथॉरिटी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है AM ग्रीन। तो AM ग्रीन इसने पोर्ट ऑफ रोटरडैम अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एक डेडिकेटेड ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो इसका मकसद है जो एनुअल ट्रेड करना 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन फ्यूल्स का, जैसे ग्रीन अमोनिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सब। Who has been appointed as the head of Citigroup's corporate bank for South and Southeast Asia? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सिटी ग्रुप के कॉर्पोरेट बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रशांत ठक्कर। सिटी ग्रुप ने प्रशांत ठक्कर को हेड बनाया है कॉर्पोरेट बैंक फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का। जो एशिया साउथ मार्केट है सिटी का, इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी आते हैं। सिटी ग्रुप अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन? हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है आदिल जे सुमारीवाला। आदिल जी सुमारीवाला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स से, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इन्हें गुमी में एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन कांग्रेस के दौरान, और जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है एथलेटिक्स में, उसके गवर्नेंस में, उसी को सराहा गया है। विच US बेस्ड कंपनी हैज रिसीव अप्रूवल टू प्रोवाइड डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज इन इंडिया? किस अमेरिकी कंपनी को भारत में प्रत्यक्ष उपग्रह कवरेज प्रदान करने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है इंटेलसेट। तो US बेस्ड इंटेलसेट ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर बनी है जिससे अप्रूवल मिला है इंडियन गवर्नमेंट से कि डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज प्रोवाइड करा सकती है डोमेस्टिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। और इस तरह से अब ये इंटेलसेट जो है ये एक जो 3 ऑफ इंडिया लार्जेस्ट मीडिया कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें से एक बिजनेस इसका भी रहेगा सैटेलाइट कवरेज का। हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ DRDO एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D? DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर समीर वी कामत। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 1 साल का और एक्सटेंशन दिया है डॉक्टर समीर वी कामत को कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO बने रहेंगे 31 मई 2026 तक। सबसे पहले इन्हें अगस्त 2022 में अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट पर, तब इन्होंने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सक्सीड किया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है और 2025 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम रहेगा फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द चिनाब रिवर लोकेटेड? जम्मू और कश्मीर के किस जिले में चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है रियासी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, इसे इनोग्रेट किया है। साथ ही यहाँ से इन्होंने वंदे भारत ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई है श्रीनगर से कटरा के बीच में। अच्छा, अब अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो ये कटरा और संगलदान के बीच में है, जम्मू बारामूला लाइन पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बना है। ये हाईएस्ट आर्च ब्रिज है पूरे वर्ल्ड में। डेक हाइट 359 मीटर्स की है रिवर बेड से अगर देखें, और 35 मीटर्स टॉलर है ये पेरिस का जो एफिल टावर है उससे अगर हम कंपेयर करें।
कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है ये, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि 35,000 करोड़ रुपए के कोस्ट से डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को जिसने इम्प्लीमेंट किया है वो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ये किए गए हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और VSL इंडिया के द्वारा। डिज़ाइन जो है इस ब्रिज का ये प्रिपेयर किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा। IIT दिल्ली ने जो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो किया है। IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने सिस्मिक एनालिसिस का काम देखा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की DRDO ने इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया है। अच्छा, इस ब्रिज की जो लाइफ स्पैन है वो 120 साल की है, और 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड की जो ट्रेन है उसको भी ये सपोर्ट कर सकता है। और 8 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है उसको भी ये झेल सकता है। और 40 टन्स का यदि एक्सप्लोजन भी होता है इसमें, 40 टन्स ऑफ TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, उसको भी ये झेल सकता है। चिनाब रिवर ब्रिज इज अ स्टील एंड कॉन्क्रीट मार्बल स्पैनिंग 1315 meters across the river gorge. It consists of 530-meter long approach bridge and 785-meter long deck arch bridge. तो ये सभी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आपके लिए। Where is India's first artificial intelligence focused SEZ being set up? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित SEZ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नवा रायपुर। देखिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ये सेटअप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ कैपिटल नवा रायपुर में। इसको डेवलप किया जा रहा है इंदौर बेस्ड कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो AI रिसर्च डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ये सब यहाँ पर चलेगा। देखिए, भारत में 423 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिनमें से 270 ऑपरेशनल है। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेज एक्ट के तहत। टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड एयरबस आर जॉइंटली एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर द H125 हेलीकॉप्टर इन विच स्टेट? टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस संयुक्त रूप से किस राज्य में H125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित कर रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। जो टाटा एडवांस सिस्टम्स है और एयरबस है, ये दोनों ही मिलकर भारत की पहली प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप कर रहे हैं कोलार, कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर, यानी कि H215 हेलीकॉप्टर जितने भी कंपोनेंट्स जो है उनको भारत में ही असेंबल करके इसको तैयार किया जाएगा हेलीकॉप्टर को। इस तरह से भारत चौथी कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जो H125 की फाइनल असेंबली जो है अपने देश में करेगा, फ्रांस, US और ब्राज़ील के बाद। विच ईयर वॉज द फर्स्ट कैलेंडर ईयर विद अ ग्लोबल मीन टेम्परेचर मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल? वह कौन सा वर्ष था जिसका वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2024। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें बताया है कि 70% चांस है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है 2025-2029 के बीच में ये जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसको एक्सीड कर जाएगा, वो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से। 80% चांस है कि एटलीस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 5 years विल एक्सीड 2024 एज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। देखिए, अब तक जो सबसे गर्म साल रहा है वो 2024 रहा है, और 80% चांस है कि अगले 5 साल में कोई ऐसा साल जरूर आएगा जो इसे ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो 2024 फर्स्ट कैलेंडर ईयर था जहाँ पर ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850-1900 बेस लाइन से अधिक था। $1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा टारगेट है जो कंट्रीज ने एग्री किया था पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 के दौरान। व्हाट परसेंटेज ऑफ यूनिट होल्डिंग डिड SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड विद्यानिधि LLP कलेक्टिवली एक्वायर इन NHIT? SBI लाइफ इंश्योरेंस और विद्यानिधि LLP ने सामूहिक रूप से NHIT में कितने प्रतिशत यूनिट होल्डिंग हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 4.25%।
तो SBI लाइफ इंश्योरेंस और विद्या नीति LLP इन्होंने 4.25% यूनिट होल्डिंग बाय की है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में 1100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। वहीं NHAI ने 8.24 करोड़ यूनिट्स डाइवेस्ट की हैं इस ट्रस्ट में। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 3.74 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स पिकअप की हैं, या आप कहें 1.93% होल्डिंग, और विद्या नीति ने 2.3% यूनिट होल्डिंग। नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। 2021 में इसको जो है लॉन्च किया गया था, सेटअप किया गया था। What is the name of Google's AI first restructuring strategy introduced in 2025? 2025 में पेश की गई गूगल की AI प्रथम पुनर्गठन रणनीति का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन C है AI मैट्रियोस्का। देखिए आप ये डोल्स देख रहे हैं, तो ये रशियन डोल्स होती है मैट्रियोस्का। तो इस डोल के अंदर एक और डोल होती है, फिर उसके अंदर एक और डोल होती है, फिर उसके अंदर एक और डोल होती है, इस तरह से। तो इसी के बेसिस पर गूगल ने अपना AI फर्स्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी अनवील की, इसका नाम है AI मैट्रियोस्का। और इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा Gemini 2.5 मॉडल्स हैं, इससे कई तरह की सेवाएं ली जा सकती हैं डेवलपर्स द्वारा भी, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा भी। वही लिखा है कि एक मल्टी लेयर्ड AI इकोसिस्टम है ये, और गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो सबसे केंद्र बिंदु है वो Gemini 2.5 मॉडल है। विच पेप्सिको ब्रांड हैज़ बिकम द ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक ऑफ फॉर्मूला 1? कौन सा पेप्सिको ब्रांड फॉर्मूला 1 का आधिकारिक एनर्जी ड्रिंक बन गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्टिंग एनर्जी। देखिए जो बेवरेजेस एंड स्नैक्स कंपनी है पेप्सिको, इसने 5 ईयर ग्लोबल पार्टनरशिप डील साइन किया है फॉर्मूला 1 के साथ। तो इसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे। स्टिंग एनर्जी ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर रहेगा फॉर्मूला 1 के लिए। गैटोरेड ऑफिशियल स्पोर्ट्स ड्रिंक रहेगा फॉर्मूला 1 के लिए, और ऑफिशियल पार्टनर रहेगा F1 स्प्रिंट। पेप्सिको इंडिया के बारे में जान लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका ब्रांड है। तो पेप्सिको इंडिया के तहत कई तरह के ब्रांड आते हैं, जैसे पेप्सी, लेज, डोरिटोस, चीटोस, गैटोरेड, 7 अप, नींबूज, कुरकुरे, ठीक है, ये सभी। Which bank has acquired a 25.18% stake in Future Generali India Life Insurance Company Limited? किस बैंक ने फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 25.18% हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 25.18% स्टेक हासिल किया है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 57 करोड़ रुपीज़ में। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 25.28% स्टेक है इसमें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, MD एंड CEO माता वेंकटराम है, हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, या फिर बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक है जो पूरी तरह से भारत द्वारा मैनेज किया गया या फिर ऑन किया गया, और इसकी स्थापना की थी सौरभ जी पोचखानावाला द्वारा। द सेंसस इन इंडिया इज सेट टू बी हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है 16 ईयर्स। तो देखिए भारत की जो पॉपुलेशन है वो हमें कब पता चलेगा? 1 मार्च 2027 तक। इंडिया विल काउंट इट्स पॉपुलेशन बाय March 1, 2027, और 16 साल के गैप के बाद अब सेंसस होगी 2027 में, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। और ये हमारे देश की फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगी, और स्वतंत्र भारत की पहली सेंसस होगी जहाँ पर कास्ट को भी कंसिडर किया जाएगा। 2 फेसेस में कंडक्ट की जाएगी 28 फरवरी 2027 तक, और रेफरेंस डेट इस डेटा का रहेगा 1 मार्च 2027। फर्स्ट सेंसस 2026 के बाद ये होगी, और इससे जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन आप जानते हैं 2029 में है। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण टल गई। इंडिया की जो सेंसस है वो सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 के तहत कंडक्ट की जाती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।